आज की बात में आपका स्वागत है। आज सबसे पहले बात करेंगे किसानों की। आज एक बात तो साफ हो गई, 45 दिन से धरने पर बैठे किसान टकराव का रास्ता छोड़ना नहीं चाहते। आज सरकार ने किसान नेताओं से फिर बात की, लेकिन कोई रास्ता नहीं निकला। सरकार ने जितने भी प्रस्ताव रखे, जो कुछ प्रपोज किया, किसान नेताओं ने सब कुछ रिजेक्ट कर दिया। नरेंद्र सिंह तोमर ने, कृषि मंत्री ने पहला प्रस्ताव दिया कि सरकार कानूनों में बदलाव करने को तैयार है, संशोधन पर बात करो। तो किसानों ने कह दिया, बिल वापसी नहीं तो घर वापसी नहीं, आंदोलन जारी रहेगा। इसके बाद नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि कानून तो वापस नहीं लिए जा सकते। उन्होंने दूसरा प्रस्ताव दिया, कहा कि अगर सरकार की बात नहीं सुनना चाहते तो किसान सुप्रीम कोर्ट की बात सुने। सुप्रीम कोर्ट ने जो कमेटी बनाई है, किसान संगठन उसके सामने अपनी बात रखें। किसानों ने इससे भी इनकार कर दिया, कह दिया यह मसला कोर्ट का नहीं है, हम चाहते हैं कि चुनी हुई सरकार फैसला करे। फिर कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा, लेकिन आप हमारी बात मानने को तैयार कहां हैं। उन्होंने तीसरा प्रस्ताव दिया, अगर आपको सरकार की बात नहीं सुननी, कोर्ट की बात नहीं सुननी, तो धर्मगुरुओं की बात सुनो। तोमर ने किसानों से अपील की कि वो बाबा लखा सिंह से बात करें, उनके प्रपोजल पर विचार करें, उनके सामने अपनी बात रखें। इसके बाद किसानों ने कहा कि वो लखा सिंह से बात नहीं करना चाहते। उन्होंने कहा कि सरकार बाबा के सामने अपना पक्ष रखे, किसान अपना पक्ष रखे, रास्ता निकल सकता है। लेकिन किसान संगठनों ने, किसान ऑर्गेनाइजेशंस ने इसे भी मानने से इनकार कर दिया। और इसके बाद नरेंद्र सिंह तोमर ने चौथा प्रस्ताव रखा। उन्होंने कहा किसानों की 4 मांगे थी, 2 सरकार ने मान ली। अब जो 2 मांगे बची हैं, उनमें से एमएसपी पर सरकार लिखित गारंटी देने को तैयार है। जहां तक कानून रद्द करने की मांग है, तो आप सरकार को संशोधन के लिए सुझाव दें, चाहे तो एक कमेटी बना ले ताकि हर क्लॉज पर विचार किया जा सके। किसानों ने इस प्रस्ताव को भी रिजेक्ट कर दिया। इसको लेकर सरकार और किसान नेताओं के बीच नोकझोंक हुई, कई बार थोड़ी गर्मा गर्मी भी हुई, और आखिर में नरेंद्र सिंह तोमर ने साफ किया कि कानून पूरे देश के लिए है, किसी 1 या 2 राज्यों के लिए नहीं है। देश भर में बड़ी संख्या में ऐसे किसान हैं जो कृषि कानूनों का समर्थन कर रहे हैं। सरकार उनकी बातों को इग्नोर नहीं कर सकती। कृषि मंत्री ने अपील की, देश हित में किसान अपना आंदोलन वापस लें, लेकिन इस अपील को भी रिजेक्ट कर दिया गया। 2.5 घंटे तक मीटिंग चली। आखिर में सरकार की तरफ से 15 जनवरी को फिर से बात करने का प्रस्ताव रखा गया और मीटिंग खत्म हो गई। सरकार का लगातार यह आग्रह रहा कि रिपील के अतिरिक्त कोई और विकल्प अगर यूनियन दे तो सरकार उस पर विचार करेगी। लेकिन बहुत देर तक चर्चा के बाद भी कोई विकल्प आज प्रस्तुत नहीं किए जा सके, और इसलिए आज चर्चा का दौर यहीं स्थगित हुआ। कई विषय ऐसे हैं जो उनके भी ध्यान में आए, कई विषय ऐसे हैं जो हमारे भी ध्यान में आए। तो इसलिए जब अगली चर्चा होगी तो अगली चर्चा में वो सब बातचीत करके ही दोनों पक्ष बैठेंगे। जैसे कुछ किसान नेता कह रहे हैं कि ये राज्यों पर छोड़ दिया जाना चाहिए कि वो कानून बनाए कृषि को लेकर, केंद्र सरकार अपने कानून रद्द कर दे, क्या इस तरह का कोई ऑप्शन है? बैठक में किसी भी किसान नेता ने इस प्रकार का प्रस्ताव नहीं दिया। सरकार ने बार बार यह कहा है और अनुरोध किया है कि वो कुछ वैकल्पिक प्रस्ताव देंगे तो सरकार उन पर जरूर विचार करेगी। तो सर, ये विचार करने वाला प्रस्ताव है क्या? अगर ये ऐसा विचार, वो किसान यूनियन की तरफ से आना चाहिए ना, मेरे और आपके प्रस्ताव से कुछ होने वाला नहीं है। आज सरकार ने कहा कि अगर किसान संगठनों को सरकार की बात पर यकीन नहीं है तो सुप्रीम कोर्ट की बात माने। कानूनों के बारे में सुप्रीम कोर्ट की जो राय है वो 11 जनवरी तक सामने आ जाएगी। उसके बाद किसान संगठन एक बार फिर विचार कर लें, अपनी मांगों पर, सरकार के प्रपोजल पर राय मशवरा कर लें। इसके बाद 15 जनवरी को फिर से बात की जा सकती है। राज्यसभा और लोकसभा से
कोई कानून पारित होता है तो स्वाभाविक रूप से उसका विश्लेषण करने का अधिकार माननीय उच्चतम न्यायालय को ही है, और इसलिए उच्चतम न्यायालय के प्रति प्रत्येक नागरिक की और भारत सरकार की और सभी की प्रतिबद्धता स्वाभाविक रूप से है ही। और इसलिए ये विषय आता है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में 11 तारीख को डेट भी लगी है, तो सुप्रीम कोर्ट की बातचीत इस मामले में आती है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट जिस दिशा में निर्णय देंगे तो सरकार तो सुप्रीम कोर्ट के प्रति प्रतिबद्ध है ही। मीटिंग के बाद जब किसान नेता बाहर आए तो उनकी बातों से साफ लगा कि अब मामला फंस गया है। वो आंदोलन चलाना चाहते हैं, वो टकराव चाहते हैं। ऑल इंडिया किसान सभा के महासचिव हंदन मौला ने कहा, जो होना था वही हुआ, सरकार अपनी बात पर अड़ी रही, किसान संगठन भी पीछे नहीं हटे, इसलिए अब आंदोलन ही एक रास्ता है। हम रिपील के अलावा कोई बात सुनने के लिए तैयार नहीं है। रिपील के बगैर कुछ नहीं। सरकार बोला ये हमको दोबारा बोलने का कोशिश किया, हम उसको नकार दिया, ये बात हम नहीं सुनेंगे, बहुत सुन लिया। रिपील को बोला तब ठीक है, तो हम लोग एक कोर्ट में चलो। कोर्ट में क्यों जगह? सरकार के साथ हमारा किसान का सीधा सवाल है, सरकार के साथ कोर्ट में हम नहीं जाएंगे। हम किसी कोर्ट का सवाल नहीं है। नहीं, कोर्ट बोला है कानूनी है क्या गैर के नाम में आपको कानूनी अधिकार हम चैलेंज नहीं कर रहे हैं, हम कानून को चैलेंज कर रहे हैं। कानून किसान विरोधी है, इसलिए हमारा कोर्ट फोर्ट के जाने का कोई सवाल नहीं है। सीधा होगा तो होगा, नहीं तो हम लड़ेंगे मरेंगे, इसके अलावा कोई बात हमारे सामने नहीं है। 15 तारीख चर्चा में थोड़ा हुआ, वही थोड़ा आवाज हुआ, आवाज था, एकदम पीसफुल नहीं था, चर्चा हुआ है। और 26 तारीख हमारा जो पैरेड है वो पैरेड जारी रहेगा, ये भी हम बताएं। किसान संगठनों के नेताओं की बात सुनेंगे तो आपको पता चलेगा कि उनका फोकस आंदोलन को तेज करने पर है। किसान संगठन चाहते हैं कि 26 जनवरी तक माहौल को गर्म कर दिया जाए। गणतंत्र दिवस की परेड में बाधा डालने की आशंका से सरकार पर प्रेशर पड़ेगा। इसलिए मीटिंग के बाद ज्यादातर किसान नेता बार बार कह रहे थे अब 26 जनवरी को दिल्ली में ट्रैक्टर परेड होगी। किसान संगठन अब 26 जनवरी के प्रोग्राम की तैयारी करेंगे। अब पूरे देश में झंडा दान की अपील की जाएगी, जिससे तिरंगा लेकर किसान 26 जनवरी को ट्रैक्टर परेड कर सके। आज की बैठक में ये हुआ कि सरकार बिल वापसी को तैयार नहीं है, किसान घर वापसी को तैयार नहीं है। हाँ, सरकार टाइट थी क्या आज? किसान टाइट था। हाँ, सरकार की तरफ से स्पष्टता के साथ बता दिया गया कि कानून वापस कह रहे कि कानून वापसी नहीं लेते। हमने भी कह दिया घर वापसी नहीं जाते। हो जान दो, हर बार जब होगी। हाँ, होने दो। तो आगे का रास्ता क्या देख रहे हैं सर? आगे का रास्ता आने दो, टाइम आऊंगा, आगे का रास्ते भी निकलेंगे। क्या किसान इतना को कमजोर है कि दिल्ली छोड़ देगा? अंग्रेजों को 8 महीने तो दिल्ली में घुसने दिया था हमने। खाप पंचायत ने तो 8 महीने दिल्ली को अंग्रेजों से मुक्त रखा था। 26 जनवरी को क्या होगा? 26 जनवरी में आएंगे, सड़कें देख रहे हैं हम, कहाँ से ट्रैक्टर आएंगे, कौन से रूट से जाएंगे। उनको ट्रैक्टर वालों को भी तो बताना पड़ेगा कि कौन सा वन में ट्रैफिक है, कौन सा दूसरा ट्रैफिक है, बताना। हाँ, गहमा-गहमी हुई। सरकार लगातार समझा रही वो क्या मास्टर है कि समझा रही हमें। कैसी दलीलें की जितनी अजूना दे जवाब से वो कुछ नहीं। आज पुड़िया लेकर आए थे, कुछ तक मान जाएंगे किसान बिल वापसी से पहले नहीं मानना। क्रांतिकारी किसान यूनियन के अध्यक्ष दर्शन पाल ने कहा, अब उन्हें सरकार पर भरोसा नहीं रहा, इसलिए अब आंदोलन के अलावा कोई रास्ता नहीं दिखता। आज की मीटिंग सकारात्मक नहीं रही। आज की मीटिंग टिपिकल गवर्नमेंट जैसे चीज़ों को वो डाइवर्ट करने की कोशिश करती है, ऐसे गवर्नमेंट ने कोशिश की। मेरा विश्वास इस तरह से बनता जा रहा है कि सरकार जो है वो संवेदनशील भी नहीं है और वो ऑनेस्ट भी नहीं है। जो कानून आज किसान और खेती के अर्थचारे के लिए पूरा एक तरह के डेथ वारंट जिसको हम बोलते हैं, वो एक तोहफा है कॉर्पोरेट जगत को, एग्री बिजनेस में लगे हुए कॉर्पोरेट्स को और बिग हाउसेस को। तो उनका जो तोहफा है हमारे लिए भूखमरी है। आगे की रणनीति क्या होगी सर? आगे देखिए, हमारा ये है कि ये आंदोलन को और बड़ा और विशाल करेंगे और इसको तीव्र करेंगे, कर रहे हैं। हालांकि सरकार से अब आगे बात करनी है या नहीं करनी है, इस सवाल पर किसान संगठनों की राय अलग अलग दिखाई दी।
राकेश टिकैत कह रहे थे कि सरकार जितनी बार बात करने के लिए बुलाएगी किसान संगठन जाएंगे, लेकिन किसानों के एक और नेता युद्धवीर सिंह ने कहा इस तरह वक्त बर्बाद करने से कुछ हासिल नहीं होगा। सरकार के साथ 15 जनवरी को बात करनी है या नहीं करनी है ये तय नहीं है, इसका फैसला 10 तारीख को किसान संगठनों की मीटिंग में होगा। मीटिंग में मंत्री जी ने बैठते ही ये कह दिया, क्योंकि पिछली मीटिंग में बात हुई थी रिपील पे अपना रुख जाहिर करें, उन्होंने ये कह दिया कि रिपील तो नहीं करेगी सरकार, बात खत्म होगी, बात करने का कुछ था ही नहीं आज, और इससे आगे बात चली नहीं। बात में लास्ट में जब उठने लगे तो इतना उन्होंने कहा कि 15 को फिर बैठ लेते हैं। हम बैठेंगे या नहीं बैठेंगे उसका फैसला 10 तारीख को होगा। 10 तारीख को हमारी बैठक होगी संयुक्त किसान मोर्चे की, हम आएंगे नहीं आएंगे वो 10 को हम फैसला लेंगे। कल 9 जनवरी को चौधरी छोटूराम जी का पुण्यतिथि है, कल से हम कैंपेन अपना शुरू कर देंगे। कल हरियाणा, वेस्टर्न यूपी और राजस्थान में ये कैंपेन हर गांव में जाएंगे। हर गांव से 11 ट्रैक्टर मिनिमम, ज़्यादा कितने भी हों, 11 महिलाएं और प्रत्येक घर से एक व्यक्ति 26 तारीख के इस आंदोलन में, इस किसान मार्च में शरीक हो, उसकी तैयारी करेंगे। ये हमारा फाइनल। लगता है किसान नेता अब सिर्फ प्रेशर बनाना चाहते हैं, वो सरकार से बात नहीं करना चाहते, न सरकार की सुनना चाहते हैं, न सुप्रीम कोर्ट की। तो फिर क्या रास्ता बचता है? देश कानून से चलता है, संविधान से चलता है, संसद से चलता है, सुप्रीम कोर्ट से चलता है। अगर इनमें से किसी की बात कोई नहीं सुनेगा तो फिर एनार्की हो जाएगी। लोकतंत्र में बात करना जरूरी है। अगर दो पक्षों में बात नहीं बन रही तो अदालत रास्ता है। अगर कोर्ट कचहरी से बचना चाहते हैं तो फिर सामान्य परंपरा पंचायत की है, जिस पर दोनों पक्षों को भरोसा हो। पंच से फैसला कर लिया जाए, मीडिएशन करवा लिया जाए, और इसके लिए आज धर्मगुरुओं का नाम सामने आया। सरकार की तरफ से इस फॉर्मूले पर विचार किया गया। असल में नरेंद्र सिंह तोमर ने कल पंजाब के बड़े संत बाबा लखा सिंह से बात की थी। आज उन्होंने इसका जिक्र किसान नेताओं के साथ मीटिंग में किया। किसान नेताओं से कहा कि संत लखा सिंह सरकार के सामने अपना पक्ष रखते हैं, सरकार अपना पक्ष उनके सामने रखे, किसान संगठन उनके सामने अपना पक्ष रखें, और उसके बाद संत समाज सही रास्ता दिखा सकता है। बाबा लखा सिंह जी सिख समाज के धार्मिक संत हैं। उनके मन में यह दर्द था कि किसान आंदोलन पर हैं, सर्दी का मौसम है, तो उन्होंने मुझे सूचना भेजी। मैंने बहुत सम्मान से उनका समय निश्चित किया। उन्होंने किसानों की बात को सरकार के समक्ष रखा। मैंने सरकार के कानूनी पक्ष को उनके समक्ष रखा, और मैंने उनको यह भी बताया कि यूनियन से चर्चा के दौरान जो उनकी कठिनाइयां हम लोगों को संज्ञान में आईं, उन पर हम लोगों ने एक लिखित प्रस्ताव भी यूनियन को दिया। और मैंने उनसे ये प्रार्थना की कि आप यूनियंस के लीडर्स से बात करें। यूनियन के लीडर रिपील के अतिरिक्त जो भी विचार व्यक्त करते हैं वो सीधा हमको विचार व्यक्त करें, हमको प्रस्ताव दें, अथवा वो अगर आपको भी कोई प्रस्ताव देते हैं और आप हमको कन्वे करते हैं तो भी निश्चित रूप से हम विचार करेंगे। तो मध्यस्थता के लिए हमने बाबा लखा सिंह जी को नहीं कहा, उनके मन में किसानों के प्रति जो दर्द था उसके कारण उन्होंने हमको कहा। जिन संत लखा सिंह की बात नरेंद्र सिंह तोमर कर रहे थे उनकी बात मैं आपको सुनाता हूं। कल रात संत लखा सिंह ने कहा था कि उनसे सर्दी में सड़क पर बैठे किसानों की तकलीफ देखी नहीं जा रही। वो चाहते हैं किसी तरह से रास्ता निकले, जो महिलाएं, बुजुर्ग, बच्चे सड़क पर बैठे हैं वो घर जाएं। संत लखा सिंह ने कहा कि जिद से कुछ हासिल नहीं होता। किसान, बुजुर्ग, बच्चे, वृद्ध माताओं रोडों पर बैठी हुई है, वो दुख हम मुझे सहा नहीं जा रहा। इसलिए हमने सोचा कि जे किसी तरफ से भी कोई मसला हल हो सके, तो इसीलिए हम मंत्री साहब से मिले और बहुत अच्छी बातचीत हुई। मुझे जो हौसला भी दिया
और हम कोई ना कोई नई प्रपोजल लेकर ये मसले में कोई ना कोई तरीका सोचेंगे, ढूंढेंगे और इसको जल्दी तो जल्दी हल करने की कोशिश करेंगे। और मंत्री साहब ने मुझे विश्वास दिलाया कि अब जो आप जैसे करेंगे हम आपके साथ हैं। अगर दोनों तरफ से कोई सोचे कि हम ऐसे डटे रहें, कोई बात ना करें, तो कभी कोई मसला हल नहीं होता। मसला तब हल होता है जब दोनों तरफ से कोई ना कोई तरफ से आगे कदम बढ़ाए। और इसीलिए हम बीच आकर यही सोच रहे हैं कि कोई ना कोई इनकी जो बातचीत चलती रहे, कुछ उनको भी विनय करेंगे और कुछ मंत्री साहब से विनय करेंगे और सरकार से कोई ना कोई हल किसी तरफ से निकल पाए। हल तो बातचीत से निकलेगा। अगर बातचीत खत्म हो जाए तो फिर तो कहानी खत्म हो गई। ये बात सही है, हल तो बातचीत से निकलेगा। बाबा लखा सिंह का सिख समाज में काफ़ी सम्मान है। पंजाब, हरियाणा और दूसरे राज्यों में जो नानकसर गुरुद्वारे हैं, बाबा लखा सिंह उनकी मैनेजमेंट कमेटी के चीफ हैं। लेकिन आज किसान संगठनों के नेताओं ने संत समाज की बात सुनने से भी इनकार किया। किसान सभा के महासचिव कुलवंत सिंह समेत कई बड़े किसान नेताओं ने कहा, संत समाज को इस विवाद से दूर रहना चाहिए। बाबा लखा सिंह गुरुद्वारों का मैनेजमेंट करें, किसान आंदोलन से दूर रहें, क्योंकि किसान उनकी बात नहीं सुनेंगे। इसी संप्रदाय के राम सिंह शहीदी देकर गए हैं जहाँ किसानों के फेवर में। ये बाबा लखा सिंह को जो सदस्य माननी नहीं चाहिए थी। वो धार्मिक लोग हैं, धार्मिक काम करें। ये पॉलिटिकल काम उनके लिए अच्छी बात नहीं है। ये उनकी संप्रदाय का एक आदमी सरकार को बुरा बोलकर सरकार किसानों के फेवर में सुसाइड करता है, तो उसी संप्रदाय का आदमी बिचौलगिरी क्यों करता है? मतलब आपको लगता है उनको मध्यस्थता नहीं करनी चाहिए? और अगर वो करेंगे तो हम मंजूर नहीं करेंगे। हमारी यहाँ किसान जथेबंदियाँ 40 के करीब जो रिप्रेजेंट करते हैं इनको, वो सभी सियाने लोग हैं जो 3 महीने से लगातार 3.5 महीने से इस आंदोलन को चला रहे हैं। इसीलिए वो सक्षम हैं, पर हम किसी अभी तक किसी मध्यस्थता में नहीं पाएंगे। मध्यस्थता तो तहाँ होती है, मीडिएटर तो तहाँ लोड़ पड़ती है जेकर हम कोई कानूनों से पीछे हटेंगे। हम तीनों कानूनों से वापस लेने से नीचे कोई बात सुनने के लिए तैयार नहीं। लखा सिंह बाबा कोर्ट तो नहीं बड़ा, कोर्ट तो कोई चीज बड़ी नहीं होती। जो हमने कहा कोर्ट नहीं, बाबे की किस मान लेंगे। बाबा बाबा जाके डेरा चलावे, उन्होंने पंगे च पैने की कोई लोड़ नहीं। बाबा भी बहुत दुखी हैं जिस तरह से किसान ठंड में बारिश में बैठे हुए हैं सड़क पे। बाबा चंगे बादाम खाता, कोई दुखी नहीं होता। बाबे कदे नहीं दुखी होते, तो अच्छी रोटी खाते हैं, रब का नाम लेते हैं। बाबा रब का नाम लावे, डेरा चलावे, एक अद्धा लंगर चला दे। लेकिन ये भी तो हो सकता है कि उनकी बातचीत से जो आप लोग मांग कर रहे हैं वो भी मतलब आप लोगों की मांग पूरी हो जाए। फिर बाबा ऐसे करे भुख हड़ताल से बह जी भी हम मरन बत्ते बह गए, फिर मान लेंगे बाबा साढ़े नाल है। बाबा है जी भुख हड़ताल से बह जाए, बाबे ने साड़ी बातें करनी है। राकेश टिकैत ने कहा कि जो बिल वापसी के लिए सरकार को राजी कर सके, सिर्फ उसकी बात सुनेंगे। लखा सिंह सरकार को कृषि कानून वापस करने के लिए तैयार कर लें तो उनकी बात भी सुन लेंगे और उन्हें धन्यवाद कहेंगे। तो सरकार को मान लेना चाहिए उनकी बात। तो लखा सिंह अगर मध्यस्थता करें आपके और सरकार के बीच, वापसी पे बात करना चाहता हो कोई कर लो, चाहे लखा सिंह हो या कोई और, मतलब कोई भी हो। बिल वापसी से पहले तो कोई भी नहीं बात करने का। हाँ। तो अगर वो बिल वापसी करवा सकते हैं तो हाँ, तो बिल्कुल आ जाए। धन्यवाद है उनका। अब लगता है कि किसान संगठनों के नेता जिद पर अड़े हुए हैं, कानून की मेरिट पर बात करना नहीं चाहते, किसी का मीडिएशन स्वीकार करना नहीं चाहते। कानून वापसी को उन्होंने अपनी हार जीत का इशू बना लिया है, अपनी प्रतिष्ठा का प्रश्न बना लिया है और मोदी का विरोध करने वाले राजनीतिक दल इसका पूरा फायदा उठाने की फिराक में है। वो तो बस मौके का इंतजार कर रहे हैं। लेफ्ट का काडर और कम्युनिस्ट लीडरशिप इस आंदोलन में पहले से ही पूरी तरह एक्टिव है। वामपंथी नेता लाल झंडे के साथ किसानों के नाम पर पीछे से आंदोलन को चला रहे हैं और कांग्रेस भी इस मामले में पूरी तरह एक्टिव है। आज कांग्रेस के कई एमपीज कृषि कानूनों के खिलाफ धरने पर बैठे और अचानक प्रियंका गांधी ने इन सारे सांसदों को मिलने के लिए बुलाया। कांग्रेस के एमपीज के साथ प्रियंका की मीटिंग राहुल गांधी के घर पर हुई। हालांकि राहुल गांधी तो अभी विदेश में छुट्टी मना रहे हैं। प्रियंका गांधी ने कांग्रेस के सांसदों से कहा, अब किसानों के साथ खुलकर सड़क पर आना होगा। कांग्रेस किसानों के साथ मिलकर सरकार को कृषि कानून वापस लेने पर मजबूर करेगी और ये लड़ाई अब सड़क पर लड़ी जाएगी।
तो इसमें बड़ा फैसला कांग्रेस पार्टी और प्रियंका जी राहुल जी लेंगे, और जो बहुत बड़ा फैसला होगा और वो सरकार को हिला के रख देगा, ये मैं आपके बता दूं। और किसानों के लिए वो जीत का झंडा उस दिन गड़ेगा। इतना बड़ा फैसला कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी और प्रियंका गांधी जी ने जो हमसे बात की है, ये बड़ा फैसला आने वाले दिनों में लिया जाएगा। ये हमें विश्वास दिलवाया भी जैसे आप चट्टान की तरह किसानों के साथ खड़े हैं और इसी तरीके से खड़े रहिए। और मैं भी हमेशा, हमारा परिवार और हम किसानों के साथ मजबूती से खड़े हैं, और कहीं तक भी जाना पड़ा, कोई भी आगे स्टेप लेना पड़ा, कड़ा से कड़ा, वो आप भी लीजिए और मैं भी। पहले सबसे पहले वहाँ पे जंतर मंतर आने के बाद तो फिर बड़ा जो एजिटेशन है, जब बड़ा किस तरीके से पार्टी से सोच विचार के अब खड़ा करना है। कांग्रेस और लेफ्ट अब इस मामले में साथ साथ हैं। मोदी सरकार को एम्बेरस करने के लिए किसानों को मोहरा बनाने में लगे हैं। राहुल गांधी इटली में बैठकर सड़क पर आंदोलन कर रहे किसानों से हमदर्दी जता रहे हैं, और दिल्ली में सुरजेवाला मोदी सरकार को निष्ठुर और अहंकारी कह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि जो भी आंदोलन करता है सरकार उसे डराने और थकाने का काम करती है। लेकिन सुरजेवाला भूल गए कि जब कांग्रेस पावर में थी तो आंदोलन करने वाले, धरने पर बैठे स्वामी रामदेव पर रात के अंधेरे में लाठियां किसने चलवाई थी। जाहिर है जो कुछ हो रहा है उसके पीछे मोदी विरोध की राजनीति है। और जब मोदी के विरोध की हो, जब सवाल नरेंद्र मोदी को एम्बेरस करने का हो, तो ममता बनर्जी कैसे पीछे रह सकती हैं। ममता बनर्जी भी किसानों से हमदर्दी जताकर अब इसे मोदी के खिलाफ चुनावी मुद्दा बनाना चाहती है। इसलिए ममता ने 27 जनवरी को विधानसभा का स्पेशल सेशन बुलाया है। इस सेशन में ममता बनर्जी पंजाब, राजस्थान, दिल्ली और केरल की तरह कृषि कानून के खिलाफ असेंबली में प्रस्ताव पास करवाएंगी। वैसे ममता को पश्चिम बंगाल में बीजेपी से लगातार चुनौती मिल रही है। कल बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा एक बार फिर बंगाल के दौरे पर होंगे। नड्डा ममता के गढ़ बर्धमान जाएंगे। आज शुभेंदु अधिकारी, दिलीप घोष और कैलाश विजयवर्गीय, इन तीनों की नंदीग्राम में रैली हुई। तृणमूल कांग्रेस के कई लोकल नेताओं ने यहां बीजेपी को ज्वाइन किया, और इसके बाद शुभेंदु अधिकारी ने पहली बार खुलकर ममता बनर्जी पर डायरेक्ट अटैक किया। हमारे संवाददाता पवन नारा के साथ एक एक्सक्लूसिव बातचीत में शुभेंदु अधिकारी ने बताया कि उन्होंने ममता का साथ क्यों छोड़ा, बीजेपी का हाथ क्यों पकड़ा। शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि तृणमूल कांग्रेस एक कंपनी हो गई है जिसकी चेयरपर्सन ममता बनर्जी हैं, मैनेजिंग डायरेक्टर अभिषेक बनर्जी, और इस कंपनी में और किसी का कोई काम नहीं है, इसीलिए उन्होंने कंपनी से रिजाइन कर दिया। ममता के साथ आपने बड़ा लंबा संघर्ष किया और सत्ता की ऊंचाइयों तक ममता की टीएमसी को पहुंचाया। ऐसी क्या बात बिगड़ी कि आपको लगा कि अब साथ छोड़ने का वक्त आ गया है? किस बात पर आपको लगा कि बदलाव की जरूरत है? पॉलिटिकल पार्टी जब कंपनी में कन्वर्ट करता है, प्राइवेट लिमिटेड बन जाता है, तब जिसको सेल्फ रिस्पेक्ट है, जो पॉलिटिकल वर्कर के नाते कुछ नीति के ऊपर काम करना चाहता है, जनता की हित के लिए काम करना चाहता है, वो नहीं रह सकता। सीधा सीधा बात। टीएमसी नाउ कन्वर्टेड ए कंपनी। क्या अभिषेक बनर्जी की वजह से ये सब हुआ? आपको गैर जरूरी उसको वजन दिया गया और जो जमीन के नेता हैं उनको वजन नहीं दिया गया? ये तो ओपन सीक्रेट है। 2011 तक वाम मोर्चा के खिलाफ जितना भी वारदात हुआ, नंदीग्राम का वारदात, नेताई का इंसिडेंट, सिंगूर में वो जितना भी वारदात हुआ, जितना भी बढ़िया मूवमेंट हुआ, उसमें तृणमूल चेयरपर्सन की भतीजा का कोई रोल भी नहीं था, पार्टिसिपेशन भी नहीं था। जब बंगाल की मैं शुभेंदु अधिकारी नहीं, आम जनता ने संघर्ष करके, टीएमसी वर्कर ने बहुत संघर्ष करके चेंज लाया, तब 2011 का बाद भतीजा को एंट्री कर दिया पार्टी में, युवा का प्रेसिडेंट। एक ही पार्टी के अंदर दो युवा प्रेसिडेंट, मैं यूथ का था और उसको युवा बना दिया। ये तो उसका जो प्लानिंग था, तो धीरे धीरे सब देखा। 2014 में मुझे हटाकर यूथ प्रेसिडेंट बना दिया।
2014 में सोमेन मित्रा जी दिग्गज लीडर, उसका डायमंड हार्बर सीट को उसको हटा के उसको एमपी बना दिया। धीरे धीरे उसका प्लानिंग को और जा रहा है। पहले बिहाइंड द स्क्रीन सरकार को कंट्रोल कर रहा था, अभी जो एजेंसी आया, कॉन्ट्रैक्टर एजेंसी टीएमसी को जिताने के लिए, उसका साथ एक साथ मिला भगत करके भतीजा का पार्टी का लीडर बना दिया, पार्टी का लास्ट वर्ड बना दिया। सब मिला के टीएमसी नाउ ए कंपनी। नेम ऑफ द चेयरमैन इज श्रीमती ममता बनर्जी, मैनेजिंग डायरेक्टर नेम इज अभिषेक बनर्जी एंड नेम ऑफ द कॉन्ट्रैक्टर इज आईपैक। शुभेंदु अधिकारी जबरदस्त ओरेटर हैं। जितनी अच्छी बंगला बोलते हैं उतनी अच्छी हिंदी भी बोलते हैं। शुभेंदु अधिकारी ने आज साफ कर दिया कि उनकी नाराजगी अभिषेक बनर्जी और पीके से है। पीके यानी प्रशांत किशोर। प्रशांत किशोर तृणमूल कांग्रेस के चीफ इलेक्शन रणनीतिकार हैं और कुछ दिन पहले उन्होंने कहा था कि बंगाल असेंबली इलेक्शन में बीजेपी डबल डिजिट में रह जाएगी, 3 फिगर्स तक नहीं पहुंच पाएगी, यानी 100 सीटें भी नहीं पाएगी। इसका जवाब शुभेंदु अधिकारी ने दिया। उन्होंने कहा जब ममता का रणनीतिकार सलाहकार बीजेपी को बहुमत से सिर्फ 40 सीटें कम दे रहा है तो जमीनी हकीकत का अंदाजा खुद लग जाता है। उसको तो बोलना ही पड़ेगा, नहीं तो 1500 यूथ को रिक्रूट किया, हर महीने सैलरी दे रहा है, सब लड़का लोग ने घूम रहा है एरिया में, और टीएमसी कंपनी का साथ कुछ तो बिहाइंड द स्क्रीन एग्रीमेंट हुआ। कैसे हुआ, क्या हुआ, कितना कॉन्ट्रैक्ट रुपया कितना है, ये सब तो मुझे मालूम नहीं है, बोलना ठीक भी नहीं है, लेकिन कुछ तो हुआ। अभी तो पेमेंट बाकी है। अभी टीएमसी को तो जिताने के लिए उसको 1 साल पहले जून महीने में 1.5 साल पहले लाया, तो अभी टीएमसी हार जाएगा ये बोलना तो मुश्किल है, वो तो बोलना ही पड़ेगा, मजबूरी है। बीजेपी को 99 सीट दिया वो 4 महीने पहले, 3 आंकड़ा का बात बोला, 2 आंकड़ा में रह जाएगा। 2 आंकड़ा का लास्ट डिजिट होता है 99, सिंपल मेजोरिटी से 49 कम है। पिक्चर अभी बाकी है, तो ट्रेलर चल रहा है। जब से शुभेंदु अधिकारी ने बीजेपी ज्वाइन की है तब से तृणमूल कांग्रेस का हर नेता अपनी पब्लिक मीटिंग में उनकी आलोचना करता है, उनसे सवाल पूछता है, और इस काम में सबसे आगे हैं ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी, जिनका जिक्र अभी शुभेंदु बनर्जी कर रहे थे। अभिषेक ने शुभेंदु को मीर जाफर कहा, चीटिंगबाज कहा, दगाबाज कहा। इन सारे बयानों पर शुभेंदु अधिकारी ने कहा ये बौखलाहट तो अच्छी बात है, इससे साबित होता है कि उनके तृणमूल कांग्रेस छोड़ने का असर तो हुआ है। देखिए, वो इसलिए पार्टी का सब छोटा से बड़ा लोग को उतार दिया, उसका अपने सोशल मीडिया, अपने जो पेड मीडिया सबको लगा दिया पीछे, और हर मीटिंग में, रैली में 20 मिनट से 18 मिनट मेरे खिलाफ बोल रहा है। ये तो उसका मामला है, क्यों बोल रहा है। तब मैं आई एम फीलिंग वेरी गुड, आई एम एंजॉइंग, बिकॉज पिछले कई महीने से, कोई साल से कुछ लीडर ने पार्टी छोड़ा, लेकिन इतना दिन तक 18-20 दिन तक लगातार गाली मेरा खिलाफ ही वो दे रहा है। इसलिए मैं समझ रहा हूँ, मैं उसका जो अंदरूनी हिसाब था वोट की, कुछ डिस्टर्ब तो कर दिया। कितना डिस्टर्ब किया, कितनी सीटों की उम्मीद कर रहे हैं आप बीजेपी को दिलवा पाएंगे? हमारा राष्ट्रीय नेता बोल दिया ना, अमित जी, इस बार 200 पार, 200 पार। उसको इस संकल्प के साथ हम लोग पार्टी का छोटा वर्कर के नाते काम कर रहा हूँ। पश्चिम बंगाल में बीजेपी की रणनीति को समझने की जरूरत है। जिन इलाकों में तृणमूल कांग्रेस मजबूत थी, उन इलाकों में टीएमसी के नेताओं को बीजेपी ने अपने साथ लिया है। शुभेंदु अधिकारी का मिदनापुर में असर है, वो बीजेपी में आ गए। सौमित्र खान की बांकुरा में अच्छी पैठ है, वो ममता का साथ छोड़कर बीजेपी में आ चुके हैं। अर्जुन सिंह को बैरकपुर में तृणमूल कांग्रेस का पिलर माना जाता था, वो अब बीजेपी के एमपी हैं।
इसी तरह अनुपम हाजरा ने बोलपुर में वामपंथियों का झंडा उखाड़कर ममता बनर्जी का झंडा गाड़ दिया था। अब उन्होंने बीजेपी का झंडा उठा लिया है और ये सब वो नेता हैं जिनकी मदद से ममता बनर्जी ताकतवर बनी, शक्तिशाली बनी, सत्ता में आई। ये ममता की खूबियां जानते हैं और खामियां भी। शुभेंदु अधिकारी तो ममता के पुराने राजदार हैं और बहुत कुछ जानते हैं। आज पवन नारा के साथ बात करते हुए उन्होंने कई राज उजागर किए। आज की बात में कुछ झलक मैंने आपको दिखाई है, लेकिन ये पूरा इंटरव्यू आप देख सकेंगे अब थोड़ी देर बाद रात 10 बजे। लेकिन इस वक्त मैं आपको मोदी का विरोध करने वाले एक और नेता की बात सुनवाता हूं जो बड़े चक्कर में फंस गए हैं। इनका नाम है शशि थरूर। अमेरिका के पार्लियामेंट में तिरंगा लेकर पहुंचे जिस शख्स ने झंडा लहराया था, जिसे शशि थरूर ने बीजेपी से और मोदी से जोड़ने की कोशिश की थी, बाद में पता चला कि वो शख्स शशि थरूर का सपोर्टर निकला है। इस शख्स ने खुद इंडिया टीवी को बताया कि वो शशि थरूर से 3 बार मिल चुका है। इसके बाद शशि थरूर को जवाब देना मुश्किल हो गया। इस शख्स की बात मैं आपको सुनाऊं उससे पहले 15 सेकंड का स्पॉन्सर मैसेज। आखिर क्या हैं वो फीचर्स जो इंडिया टीवी लाइव ऐप को बनाते हैं सबसे अलग, सबसे बेहतर, और जिसने दिलाया इसे देश की सबसे इनोवेटिव न्यूज ऐप का खिताब? चलिए देखते हैं। अब आपको दिखाता हूं कैसे शशि थरूर अपने ही जाल में फंस गए। असल में कल जब ट्रंप के सपोर्टर्स ने अमेरिकी पार्लियामेंट पर धावा बोला था, तो उसमें हिंसक भीड़ में एक ऐसा शख्स शामिल था जो तिरंगा लिए हुए दिखाई दिया था। यह तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। वरुण गांधी ने लिखा कि कैपिटल हिल पर भारतीय झंडा क्यों है? यह एक ऐसी लड़ाई है जिसमें कम से कम हमें शामिल नहीं होना चाहिए। वरुण गांधी के इस ट्वीट पर कांग्रेस के सारे नेता टूट पड़े। शशि थरूर ने रिएक्ट किया। शशि थरूर ने कहा कि जिस तरह की मानसिकता ट्रंप के सपोर्टर्स की है, उसी तरह की मानसिकता हमारे देश के भी कुछ लोगों की है जो तिरंगे झंडे को सम्मान के प्रतीक के तौर पर नहीं बल्कि हथियार के तौर पर इस्तेमाल करके खुश होते हैं। शशि थरूर ने आगे लिखा, ये वो लोग हैं जो असहमति जताने वालों को एंटी नेशनल और गद्दार घोषित कर देते हैं। इसके बाद शशि थरूर ने कैमरे के सामने आकर कहा कि अमेरिकी संसद पर हमला करने वाली भीड़ में हिंदुस्तान का तिरंगा दिखना चिंता की बात है। And in these circumstances, all of us in other democracies conscious of our fragility must take note. There is no doubt, for example, that seeing the shocking picture of somebody holding up the Indian tricolour amongst the Capitol demonstrators in Washington gave us all pause, because it's a reminder that there are people in India with the same mentality as that Trumpist mob. People who are unfortunately willing to wield the flag as an instrument, as a weapon, rather than as a badge of pride, and who are willing to wield it against critics, dissenters exercising their democratic rights, alleging that any disagreement with the powers that be are in fact anti-national, that such disagreement or dissent is treasonous. That kind of thinking, which has animated the Trumpist protesters who believe that the only correct election result is one in which their man wins, that is a mentality that threatens us all. Our democracy in India and everyone else's democracy. ये सब कहने के बाद शशि थरूर बड़ी मुश्किल में पड़ गए। जिस शख्स की हरकत को देखकर, जिसका हवाला देकर उन्होंने नरेंद्र मोदी को घेरने की कोशिश की थी, थोड़ी देर बाद ये पता चला, ये खुलासा हुआ कि ये व्यक्ति शशि थरूर का सपोर्टर है। जिस शख्स ने अमेरिका के पार्लियामेंट पर हमले के वक्त तिरंगा झंडा उठाया था, उसका नाम विंसेंट जेवियर पालाथिंगल है। ये केरल के कोच्चि का रहने वाला है, रिपब्लिकन पार्टी का मेंबर है और अब वर्जीनिया में रहता है। 2015 में इस शख्स ने इंडो अमेरिकन सेंटर नाम के पॉलिटिकल थिंक टैंक की शुरुआत की थी और अमेरिका में सबसे बड़े मलयाली मेंबर वाले ऑर्गेनाइजेशन का वाइस प्रेसिडेंट भी है।
मजे की बात यह है कि शशि थरूर का बड़ा प्रशंसक है। शशि थरूर एक तस्वीर में इस व्यक्ति के साथ लंच करते भी नजर आए। विंसेंट जेवियर और शशि थरूर की यह तस्वीर 11 अप्रैल 2015 की है। हमारी टीम ने विंसेंट का पूरा बायोडाटा निकाला। विंसेंट का पता ठिकाना, उनका फोन नंबर, सब कुछ मिल गया। तो विंसेंट से सवाल पूछे। विंसेंट ने माना कि 2015 में जब शशि थरूर अमेरिका आए थे तो उस वक्त उसने शशि थरूर के साथ वॉशिंगटन डीसी के एक रेस्टोरेंट में लंच किया था। इन तस्वीरों के सामने आने के बाद वरुण गांधी ने शशि थरूर को जवाब दिया। विंसेंट का वो ट्वीट शेयर किया जिसमें उसने शशि थरूर को लोकसभा चुनाव में जीत की बधाई दी थी। विंसेंट ने लिखा था, आई एम ओवरजॉयड एट शशि थरूर विक्ट्री। इन तस्वीरों को टैग करते हुए शशि थरूर को लिखा, अब जबकि ये पता चल गया कि शख्स आपका दोस्त है तो अब यही उम्मीद कर सकते हैं कि आप अपने सपोर्टर्स को समझाएंगे। जब इंडिया टीवी ने विंसेंट से पूछा कि वो शशि थरूर को कब से जानते हैं, कितनी बार मिले हैं, तो विंसेंट ने बताया कि वो शशि थरूर का एडमायरर है। उसने वे लोकसभा इलेक्शन के दौरान उनको सपोर्ट किया था। वो अमेरिका में 3 बार थरूर से मिल चुका है और चूंकि वो अमेरिका में मलयाली कम्युनिटी के लिए काम करता है इसलिए उसने शशि थरूर का इंटरव्यू भी लिया था। I supported Shashi Tharoor when he ran for election in Trivandrum. मैंने शशि थरूर का सपोर्ट किया था जब वो तिरुवनंतपुरम में चुनाव के लिए खड़े हुए थे, क्योंकि मेरे कई दोस्त उनके सपोर्टर थे और मैं चाहता था कि शशि थरूर चुनाव जीते। वो अच्छे स्पीकर हैं, मैंने उनके भाषण सुने हैं और मैं उनसे काफी प्रभावित रहा और उनकी देश विदेश में अच्छी छवि है। मुझे लगा कि उन्हें सपोर्ट करना चाहिए ताकि चुने जाने के बाद वो केरल और देश के लिए अच्छा काम कर सके। इसलिए जब वो पहली बार चुनाव लड़े तब मैंने उनका समर्थन किया था और जब वो वॉशिंगटन आए थे तो मैं उनका इंटरव्यू करना चाहता था। मैं यहाँ एक कम्युनिटी लीडर हूँ और जब कोई भी नेता भारत से अमेरिका आता है तो मैं इंटरव्यू अरेंज करता हूँ। इसीलिए जब शशि थरूर आए तो मैंने उनसे 2015 में बात की थी। मैं शायद उनसे 2-3 बार मिला हूँ। शिकागो, वॉशिंगटन में उनसे मुलाकात हुई है। 3 बार उनसे मिला और बात की है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो मुझे पहचानते होंगे या मेरा नाम भी उन्हें याद होगा। I have met him like 3 times in my life. I've communicated with him, but फिर हमने विंसेंट से बेसिक सवाल पूछा कि आखिर उसने कल तिरंगा क्यों उठा रखा था। अमेरिकी पार्लियामेंट हमले के दौरान तिरंगा लहराने का क्या मतलब। इस पर विंसेंट ने बताया कि उसने बहुत सोचा नहीं था। वो ट्रंप का सपोर्टर है, उनकी कॉल पर वॉशिंगटन गया था। बहुत सारे लोग अपने अपने देशों के फ्लैग्स लेकर गए थे, इसलिए वो भी अपने देश का फ्लैग लेकर वहां चला गया। I thought, okay, this time I will carry an Indian flag, just like my friends carry. मुझे लगा कि इस बार मैं तिरंगा झंडा लेकर चलूं, बिल्कुल उसी तरह से जैसे मेरे वियतनाम के दोस्त अपना झंडा लेकर जाते हैं। कोरिया और ईरान के दोस्त भी अपने देश का झंडा लेकर ट्रंप की रैली में जाते हैं। ये सिर्फ तिरंगे की बात नहीं, वहां और भी देशों के झंडे मौजूद थे जो ट्रंप के समर्थक थे। वो अलग अलग देशों से हैं, इसलिए वो अपने देशों का झंडा लेकर आए थे ताकि वो ये दिखा सकें कि ट्रंप के सपोर्टर्स हैं। इतनी सी बात है। अमेरिकी संसद पर मैंने तिरंगा झंडा नहीं फहराया था। Indian flag alone hoisted. कई बार बिना सोचे समझे जल्दबाजी में रिएक्ट करना उल्टा पड़ जाता है और आजकल विरोधी दल के नेता ये काफी करते हैं। हर जगह हर कोई हर बात में नरेंद्र मोदी का विरोध करने की, उन्हें घेरने की कोशिश करता है और इस काम में सबसे आगे राहुल गांधी हैं। देश में रहें विदेश में रहें, मोदी का विरोध करना नहीं भूलते और शशि थरूर भी यही कर रहे थे और फंस गए। अब उनके लिए जवाब देना मुश्किल हो रहा है। हालांकि अमेरिका में कल जो हुआ उसकी आलोचना पूरी दुनिया में हुई और जबरदस्त तरीके से हुई। हालत यह है कि खुद डोनाल्ड ट्रंप की पार्टी के लोग अब उनके साथ नहीं हैं, वो उनकी आलोचना कर रहे हैं। कुछ रिपब्लिकन सेनेटर्स ने तो ट्रंप को पार्टी से निकालने की मांग की है। ट्रंप ने जिस तरह जनता के फैसले को मानने से इनकार किया, हिंसा के बल पर उसे चुनौती देने की कोशिश की, इससे ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के लोग भी नाराज हैं और आज 12 लोगों ने इस्तीफा दे दिया। डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ इंपीचमेंट की कार्रवाई शुरू करने की बात हुई। हाउस स्पीकर
नैन्सी और डेमोक्रेट पार्टी के लीडर चैक शुमर ने कहा कि प्रेसिडेंट के इस खतरनाक और देश विरोधी काम को अंजाम देने के बाद ये जरूरी हो जाता है कि उन्हें पद से हटाया जाए। कुछ नेताओं ने वाइस प्रेसिडेंट माइक पेंस से अपील की कि वो प्रेसिडेंट ट्रंप के खिलाफ अमेरिकी कॉन्स्टिट्यूशन का अमेंडमेंट लेकर आएं और ट्रंप को उनकी पोस्ट से हटाएं। अमेरिका की फर्स्ट लेडी मेलानिया ट्रंप की चीफ ऑफ स्टाफ स्टेफनी ग्रीशम, व्हाइट हाउस की डिप्टी प्रेस सेक्रेटरी सारा मैथ्यूज और व्हाइट हाउस के सोशल सेक्रेटरी रिकी नेकेटा ने भी रिजाइन कर दिया है। इसके अलावा रिपब्लिकन पार्टी के कई ऐसे नेता हैं जिन्होंने खुलकर साफ तौर पर ट्रंप का विरोध किया। Stands out to me is how embarrassed मैं इस बात से काफी शर्मिंदा हूं कि सत्ता के हस्तांतरण को लेकर अमेरिकी संसद में घरेलू आतंकवादियों ने कब्जा कर लिया। कुछ लोग जो राष्ट्रवादी नहीं आतंकवादी हैं, उन्होंने संसद पर कब्जा कर लिया, सीनेटर को उनके चेंबर से बाहर निकाल दिया। लेकिन देश के लिए सवाल यह है कि 9/11 आतंकी हमले के 20 साल बाद अमेरिका में यह कैसे हो सकता है। जो बाइडेन और कमला हैरिस कानूनन चुने गए हैं और वो दोनों 20 जनवरी को देश के राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति बनेंगे। and will become the president and the vice president of the United States on January the 20th. When I arrived in Washington this morning, I fully intended to... मैं आज जब यहाँ आई तो मैं चुनाव नतीजों के खिलाफ अपनी आवाज उठाने वाली थी, वोटिंग को लेकर सवाल करने वाली थी। लेकिन जो कुछ हुआ उसके बाद मैंने अपना इरादा बदल लिया और अब मैं चुनाव नतीजों का विरोध नहीं करूंगी। जो हिंसा अमेरिकी संसद में देखी वो हमारी संस्था पर सीधा हमला था। मैं एजेंसियों का धन्यवाद देती हूँ जिन्होंने हमें सुरक्षित रखा। अमेरिका ऐसा देश है जहां विचारों का मतभेद है, लेकिन फिर भी ये दुनिया का सबसे महान देश है और इसमें किसी को कोई शक नहीं है कि लोकतंत्र बचा रहेगा तभी देश सुरक्षित रहेगा। जब ट्रंप का हर तरफ से विरोध हुआ, उनकी अपनी पार्टी में उनके खिलाफ बगावत की आवाज सुनाई दी, तो ट्रंप ने भी अपना सुर बदला। डोनाल्ड ट्रंप ने अब कहा है कि वो ये सुनिश्चित करेंगे कि 20 जनवरी को एडमिनिस्ट्रेशन का पावर का ट्रांसफर बड़े स्मूथ तरीके से हो। Like all Americans, I am outraged by the violence, lawlessness, and mayhem. I immediately deployed the National Guard and federal law enforcement to secure the building and expel the intruders. America is and must always be a nation of law and order. The demonstrators who infiltrated the Capitol have defiled the seat of American democracy. To those who engaged in the acts of violence and destruction, you do not represent our country. And to those who broke the law, you will pay. We have just been through an intense election and emotions are high, but now tempers must be cooled and calm restored. Now Congress has certified the results. A new administration will be inaugurated on January 20th. My focus now turns to ensuring a smooth, orderly, and seamless transition of power. लेकिन डोनाल्ड ट्रंप कमाल के आदमी है। वो कब बदल जाएं, अपनी बात से कब पलट जाएं, कोई नहीं कह सकता। अब तक तो उनका ट्विटर अकाउंट बंद था, अभी खुला। अब से थोड़ी देर पहले, कुछ ही मिनट पहले, ट्रंप ने ट्वीट किया कि वो सत्ता का हस्तांतरण तो करेंगे, ट्रांसफर ऑफ पावर तो करेंगे, लेकिन इस ट्रांसफर ऑफ पावर के जो समारोह है उसमें नहीं जाएंगे। अमेरिका की डेमोक्रेसी की हमेशा एक परंपरा रही है कि जाने वाला राष्ट्रपति आने वाले राष्ट्रपति को सत्ता का हस्तांतरण करता है और उन्हें उनके हेलीकॉप्टर तक छोड़ने जाता है। लेकिन ट्रंप की जिद है, इस जिद के कारण सत्ता के लोभ का कारण है, उनको पद का लालच है और इसने पूरी दुनिया में अमेरिका की बदनामी की है। चाहे उन्होंने हिंसक भीड़ को पहुंचाया हो, पार्लियामेंट में घुसाया हो, लेकिन इससे उनकी कुर्सी नहीं बच पाई। ट्रंप को जाना ही है, अमेरिका की जनता के फैसले को मानना ही है। अगर वो ग्रेसफुल तरीके से करते तो उनकी विदाई भी ग्रेसफुल तरीके से होती, लेकिन अब उन्हें अपमानित होकर व्हाइट हाउस छोड़ना पड़ेगा। और दुख की बात है कि ट्रंप की हरकत के कारण जो हिंसा हुई उसमें 5 लोगों की जान चली गई, इसमें एक पुलिसकर्मी भी शामिल है। पार्लियामेंट पर हमला करने वाले 68 लोगों को अरेस्ट कर लिया गया है, लेकिन ट्रंप ये सब देखने के बाद भी अपनी हार मानने को तैयार नहीं है।
कल अमेरिका के संसद से प्रदर्शन की और हिंसा की तस्वीरें आई थी। आज अफ्रीकी देश घाना के पार्लियामेंट की चौंकाने वाली तस्वीरें आई। पार्लियामेंट में एमपीज के बीच अचानक फौजी आ थमके। फौजियों को देखकर पार्लियामेंट के मेंबर भड़क गए। कई एमपीज को इस दौरान धक्का मुक्की और मारपीट करते देखा गया। संसद में एंट्री की इजाजत इन फौजियों को किसने दी, ये तो अभी तक नहीं पता चला है, लेकिन इस दौरान घाना के पार्लियामेंट में जबरदस्त हंगामा हुआ। अमेरिका की तरह घाना में भी अभी अभी चुनाव हुए हैं और चुने हुए नए राष्ट्रपति का शपथ ग्रहण होना है, लेकिन चुनाव हार चुके फॉर्मर प्रेसिडेंट जॉन महामा ने ट्रंप की तरह हार मानने से इनकार कर दिया है। लोकतंत्र में हार और जीत होती रहती है। सबसे जरूरी यह है कि लोकतंत्र बचा रहे, लोकतांत्रिक परंपराएं बची रहे। पटना से 2 खबरें आई, दोनों चौंकाने वाली हैं और दोनों बेरोजगारी से जुड़ी हैं। बिहार विधान परिषद के ऑफिस अटेंडेंट की पोस्ट पर भर्ती हो रही है। कुल 96 वैकेंसीज हैं और जानते हैं उनके लिए कितने लोगों ने अप्लाई किया है? 1,12,000 लोगों ने। ऑफिस अटेंडेंट के लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन है मैट्रिक, लेकिन अप्लाई करने वालों में कई ऐसे हैं जिनके पास ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन तक की डिग्री है। सर मैं ग्रेजुएट हूँ। अभी किस पद के लिए आप यहाँ? ऑफिस अटेंडेंट। तो जब आपने डिग्री ली तब सोचा था कि इसके लिए आवेदन देना? सर ऐसा तो कुछ नहीं सोचा था, बट अभी अनएम्प्लॉयमेंट ज़्यादा है तो। एमएससी देने के बाद आप ऑफिस अटेंडेंट के लिए यदि अप्लाई कर रहे हैं तो जाहिर आपकी मजबूरी रही होगी। गवर्नमेंट है इसीलिए। नौकरी नहीं मिली, कब से तक ढूंढ रहे हैं? प्राइवेट है, गवर्नमेंट नहीं है। अच्छा, गवर्नमेंट की वजह से प्राइवेट तो प्राइवेट में आपको वो पैसा नहीं मिलता? ज़्यादा मिलता है, इससे आप क्यों यहाँ आना चाहते हैं? गवर्नमेंट है सर। डबल पोस्ट ग्रेजुएट है जी, फर्स्ट क्लास रिजल्ट है। उसके बाद भी आप ऑफिस अटेंडेंट के लिए अप्लाई कर रहे हैं? क्या करेंगे, शिक्षा तो यहाँ रोजगार कितना कमी है, जो मन होता है जो आप बेरोजगारी यानी जीवन बसर करने के लिए तो पैसा की आवश्यकता है, चोरी तो नहीं कर सकते हैं पढ़े लिखे होकर। आपको ये जानकर हैरानी होगी, जो लोग ऑफिस अटेंडेंट बनना चाहते हैं वो प्राइवेट कंपनियों में अच्छी खासी नौकरी कर रहे हैं, उनकी कमाई ठीक ठाक है, लेकिन यह हकीकत है बिहार में सरकारी नौकरी का क्रेज है। शायद लोगों को लगता है कि सरकारी नौकरी का मतलब आराम की नौकरी और पेंशन भी मिलेगी और नौकरी पक्की रहेगी, काम ज़्यादा नहीं करना पड़ेगा। वैसे मैं आपको ये भी बता दूं कि 96 पोस्ट के लिए 1,12,000 लोगों ने अप्लाई किया है। इसका मतलब ये है कि हर रोज़ 800 लोगों का इंटरव्यू हो रहा है, और जब 800 लोगों का इंटरव्यू रोज होगा तो 6 महीने तक ये इंटरव्यूज चलेंगे। उसके बाद नतीजा कब आएगा कोई नहीं कह सकता। लेकिन जिन लोगों ने इंटरव्यू दिए, जिनके इंटरव्यू का नतीजा आया, उन्हें अब तक नौकरी नहीं मिली है। इसके चक्कर में कुछ लोगों ने आज प्रोटेस्ट किया और पुलिस की लाठियां खाई। आज बिहार स्टेट इलेक्ट्रॉनिक्स डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के दफ्तर के सामने प्रदर्शन हुआ। उग्र होती भीड़ को देखकर पुलिस ने लाठीचार्ज किया। असल में बेल्ट्रॉन में डेटा एंट्री ऑपरेटर के पोस्ट के लिए 1 साल पहले रिजल्ट आया था, लेकिन अभी तक किसी की ज्वाइनिंग नहीं हुई। छात्रों का कहना है कि सभी सेलेक्टेड कैंडिडेट्स को कहा गया था कि 8 दिसंबर को ज्वाइन करने का मैसेज आएगा, पर अभी तक कुछ पता नहीं चला है। ये उम्मीदवार इसके पहले भी बेल्ट्रॉन भवन के सामने धरना दे चुके हैं और उस वक्त इन्हें आश्वासन दिया गया था कि जल्दी ही ज्वाइनिंग हो जाएगी। बेल्ट्रॉन डीओ ज्वाइनिंग के लिए आए हैं सर। 2 साल हो गया सर, अभी तक ज्वाइनिंग नहीं हो पाया सर। मैं सर पैर से फिजिकली हैंडीकैप हूँ सर, डंडे के सहारे किसी तरह कैसे दर दर भटक के यहाँ आता हूँ, किसी के सहारे आता हूँ, बार बार यहाँ आना पड़ता है। और आने के बाद यही आश्वासन मिलता है कि आपको दिसंबर में ज्वाइनिंग कराया जाएगा, तो अगस्त में ज्वाइनिंग करवाया जाएगा, छठ में ज्वाइनिंग करवाया जाएगा। सर बहुत हो गया ड्रामा सर। आज हम लोग जब तक ज्वाइनिंग का पैनल नहीं बनेगा हम लोग यहाँ से नहीं हटने वाले हैं। 2 बातें बिल्कुल साफ हैं। बिहार में ज़बरदस्त अनएम्प्लॉयमेंट है, बेरोजगारी है, और ज़्यादातर लोग सरकारी नौकरियों को अच्छा समझते हैं,
उनमें शामिल होना चाहते हैं, लेकिन सरकारी भर्तियों में बहुत सारी मुश्किलें हैं। सरकार कुछ भी कर ले, भर्तियां वक्त पर हो ही नहीं पाती। एग्ज़ाम होते हैं, इंटरव्यूज़ होते हैं, नतीजे आते हैं तो कोई उसे कोर्ट में चैलेंज कर देता है और फिर मामला कई कई साल के लिए लटक जाता है। सरकार उन पोजीशंस को भर नहीं पाती और इससे प्रशासन में नुकसान होता है और बेरोजगारी यूं की यूं रहती है। आज पाकिस्तान ने एक बार फिर आतंकवाद के खिलाफ दिखावे की कार्रवाई की। FATF की ब्लैक लिस्ट से बचने के लिए 2 मोस्ट वांटेड आतंकियों के खिलाफ एक्शन लिया। आज पाकिस्तान ने एक बार फिर दुनिया की आंखों में धूल झोंकने की कोशिश की। FATF की ब्लैक लिस्ट से बचने के लिए आज पाकिस्तान ने आतंकवाद के खिलाफ दिखावे का एक्शन लिया। पाकिस्तान की एंटी टेरर कोर्ट ने आज लश्कर-ए-तैयबा के चीफ ज़कीउर रहमान लखवी को 15 साल कैद की सजा सुनाई और जैश-ए-मोहम्मद के चीफ मसूद अजहर के खिलाफ गिरफ्तारी का वारंट जारी किया। लखवी 2008 में हुए मुंबई आतंकी हमले का मास्टरमाइंड है, लेकिन पाकिस्तान ने उसे टेरर फंडिंग के केस में सजा सुनाई है। वैसे लाहौर की जिस कोर्ट ने लखवी को सजा सुनाई, उसी अदालत ने आज मसूद अजहर के खिलाफ टेरर फंडिंग के मामले में अरेस्ट वारंट जारी किया। पहली बार पाकिस्तान ने माना कि मसूद अजहर पाकिस्तान में है। पाकिस्तान को भारत कई बार सबूत दे चुका है, लेकिन वो नजरें फेर लेता है। अब एक नजर उन खबरों पर जो कल सुर्खियों में रहेंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल 16वें प्रवासी भारतीय सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। इस बार इसका थीम है आत्मनिर्भर भारत में योगदान। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा कल पश्चिम बंगाल जाएंगे। बर्धमान में एक मुट्ठी चावल संग्रह अभियान शुरू करेंगे और पश्चिम बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ कल दिल्ली में अमित शाह से मिलेंगे।